everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am श्रुति झा और हमारी गवर्नर जनरल की स्टैटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज गवर्नर जनरल हम कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब नाम आप सुनते हो हिस्ट्रीज की बुक्स में, जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है दैट ही वाज अ ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर, ठीक है, एंड ही वाज टर्न्ड आउट टू बी अ बेनेवोलेंट रूलर, ओके। एंड बाकी ब्रिटिश, अगर हम लोगों के हिसाब से देखें, बाकी ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉय के हिसाब से देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफी ऐसे काम किए थे, काफी ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल थे। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया। He served as Governor General of India from 1828 to 1835, ठीक है। तो ये तो इनका टेन्योर पीरियड था जो आपको पता होना चाहिए। Often considered a pivotal figure in British colonial administration for his significant reforms in social, economic and educational domains. He was influenced by the utilitarian principles ऑफ जेरेमी बेंथम एंड जेम्स मिल, ठीक है। तो इनके जो जेरेमी बेंथम जो थी उनसे वो काफी इंस्पायर्ड थे और उनके कोट से वो काफी कनेक्ट करते थे, एक नोशन से काफी कनेक्ट करते थे। वो नोशन है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, और इसी नोशन के चलते हम आगे देखेंगे कि उन्होंने जितने भी इंडिया में रिफॉर्म्स करे हैं वो कैसे साबित हुए हैं। नाउ सोशल रिफॉर्म्स, तो हर एक सेक्टर में हम देखें, अगर सोशल देखें, हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स देखें, या फिर हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म देखें, या फिर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखें, हर एक सेक्टर में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है सती इरेडिकेशन का, विच इज इन्होंने जो है वो 1829 में इसको जो है वो इरेडिकेट किया था। सर्टेनली सिर्फ इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं था, राजा राम मोहन रॉय का भी काफी ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था और वो काफी समय से जो है वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बट इनके आते, लॉर्ड विलियम बेंटिक के आते, सती को इरेडिकेट करने के लिए, उसको इलीगल डिक्लेयर करने के लिए एक फुल फ्लेज्ड जो है वो एक्ट को लेकर आए थे, ओके। अब सती, आप सबको पता होता है कि सती जो है वो बहुत ही एक, आप बोल सकते हो कि बहुत गलत तरीके की जो है वो एक सुपरस्टिशन या फिर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी कि उसमें ये माना जाता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को भी उनके साथ ही जो है वो उनके साथ भगवान के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा गलत थी एंड सर्टेनली इट वाज नॉट बेसिक अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट, ओके। Abolition of sati, reformers like Raja Ram Mohan Roy had long campaigned against it. Bentik's role, Bentik took a decisive stand against sati, issuing Regulation 17. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सती इरेडिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है कि ये किस गवर्नर जनरल ने किया था और किस ईयर में इसको जो है वो इरेडिकेट किया था, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो 1829 आपको याद रखना है, और रेगुलेशन कौन सा था, 17 रेगुलेशन था, ओके। एंड ये एक्ट ने क्या डिक्लेयर किया, तो इट डिक्लेयर्ड इट इलीगल एंड पनिशेबल बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये ऑफेंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, जो कि बहुत ही इजीली प्रैक्टिस हो रहा था इसके पहले। इसके बाद जो है इसमें काफी कमी जो है वो देखी गई थी। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इंटरवेंशन इन रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स। तो इस इरेडिकेशन के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली इंडिया के सोशल रिफॉर्म इरेडिकेशन में इन्वॉल्व हो गए। अगर हम इसके पहले का टेन्योर देखें, हम बाकी गवर्नर जनरल्स की बात करें, तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि इंडिया में अंदर क्या चल रहा है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हो रहा है, क्या ऐसे सोशल इविल्स हैं जो हमको इरेडिकेट करने चाहिए, बिकॉज दे वर सर्टेनली नॉट थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल, दे only had the profitable objectives। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी ऐसा थॉट लेके मन में नहीं आया कि हमको क्या चीज यहां से इरेडिकेट करनी है। बट लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इनका जो पर्सपेक्टिव था, इनका जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वेलफेयर से आता था, इसीलिए इन्होंने जो यहां पे जो है वो एक ध्यान दिया और इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन हिज टेन्योर इज सप्रेशन ऑफ द ठगीज। तो ये ठगीज कौन होते थे, तो ये ऐसे लुटेरे होते थे जो कि भोले भाले जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो एक डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, सर्टेनली उनको जो है वो ये ठगते थे, ठीक है। और
उनका कोई लॉस नहीं होता था कि जो भी ट्रैवलर कर रहा है, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग, वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते थे, उनकी कोई गलती नहीं होती थी कि उनकी भाई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है या डायरेक्ट इनकी एनिमोसिटी है ठगी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बट ये जो है वो ठगी से इनका जो आतंक है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो नॉर्मल लोग भी थे, जो मासूम लोग थे, वो काफी ज्यादा इनसे जो है वो डरने लगे थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी तरफ भी ध्यान दिया कि भाई जो ठगी का जो ये सप्रेशन है, ये जो आतंक है, इनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस एरिया में। तो इन्होंने इसके लिए भी जो है वो काफी ज्यादा स्टेप्स किए। तो चलिए देखते हैं। तो ठगी आर ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ रॉबर्स एंड assassins who target the travelers, and the threat to safety created unrest and fear across the central and northern India। तो अगर हम ठगीज की बात करें कि ये कहां पे प्रेवलेंट थे, तो ये प्रेवलेंट थे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में। एंड बेंटिक्स रोल, इन्होंने क्या किया था कि he led an extensive campaign to eradicate Thagi, just like he led a campaign to eradicate Sati, which involved the creating an anti-Thagi department। ठीक है, anti-Thagi department जो है वो इन्होंने फॉर्म किया under the Captain William Sleeman। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसने बहुत सक्सेसफुली ठगीज को सप्रेस करने में एक रिजल्ट लेकर आए। और लेटर ऑन क्या होता है कि ठगीज सर्टेनली सप्रेस हो जाते हैं और लोगों के मन में ये होता है कि ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए एटलीस्ट कुछ किया है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, एटलीस्ट दे प्रोटेक्टेड अस समहाउ। What was the impact? The suppression of Thagi led to a safer environment, enhancing trade routes and instilling a sense of order। ठीक है, क्योंकि anyways जब ट्रेड रूट से भी कोई सामान इधर से उधर जाता था, अगर वो वैल्यूएबल चीजें होती थी, हो सकता है उसमें कुछ मेटल्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि उस टाइम पे तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस तरीके की रही होगी। तो ऑब्वियसली ट्रेड जो रूट होता होगा वो ज्यादातर रोड से ही होता होगा। तो वहां पे ठगीज जो है वो, अगर आपको आपके जो भी सामान जा रहा है, जो भी आपका ट्रेड जा रहा है, ठीक है, वाया ट्रक्स और वाया एनी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, तो उसमें अगर वो ठग लेंगे तो ऑब्वियसली जो है इसमें पब्लिक का भी लॉस है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी लॉस है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इनके टाइम पे आया था, महलवाड़ी सिस्टम, जो कि होल्ट मैकेंजी लेकर आए थे इन द ईयर 1822। ठीक है, और इसका जो पर्पस था वो क्या था? टू प्रोटेक्ट विलेज लेवल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये जो लैंड्स थे उनको महल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, महल उनको नाम दे दिया जाता था। एक पूरी कम्युनिटी, विलेज की कम्युनिटी जो है वो उसको रन करती थी और कलेक्टिवली दे जस्ट गेव द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम है वो इनके टेन्योर में काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था। लैंडलॉर्ड्स रिप्रेजेंटेड विलेजेस और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस एंड वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू पेमेंट विद द विलेज कम्युनिटीज। व्हाट वर द एरियाज वेयर द महलवाड़ी सिस्टम गॉट एक्सटेंसिव? पंजाब, अवध, आगरा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन एरियाज में जो है वो आपको महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है। नाउ फ्री ट्रेड। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है, इनको फ्री ट्रेड ऐसा चाहिए था कि एनीवेज ये थे तो ब्रिटिशर्स की ही तरफ से, तो ब्रिटिशर्स का फायदा कराना इनकी पहली प्रायोरिटी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो ड्यूटीज थी, जो टैरिफ थे अपने ब्रिटिश गुड्स पे, उनको इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, तो वो इंडिया में आके चीपर हो गए। इट सर्टेनली लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, और वहां से जो है वो शुरुआत हुई। जो ब्रिटिश गुड्स हैं हमारे यहाँ एक तरीके से बाढ़ आ गई उन गुड्स की, क्योंकि वो यहां पर चीपर थे, इसलिए उनकी एंट्री जो है वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा इजी पड़ गई थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो ओपियम ट्रेड जो है, ओपियम ट्रेड को भी उन्होंने काफी रेगुलराइज किया और लाइसेंस कर दिया ओपियम ट्रेड को, और इसके चलते जो है वो बॉम्बे पोर्ट जो था उसको ही सिर्फ परमिशन दी गई किस चीज की, तो ओपियम ट्रेड करने की, ओपियम को एक्सपोर्ट करने की परमिशन जो है वो बॉम्बे को ही दी गई थी, बॉम्बे पोर्ट को। ओके, इसके बाद जो है अगर हम देखें इनके जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए थे, जिस तरीके से इन्होंने सैलरीज कट करी, अपने एम्प्लॉयज की अलाउंसेस कट करे, अपना जो आर्मी का रिडक्शन है वो किया, आर्मी के एम्प्लॉयज का रिडक्शन इन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया था। इससे जो भी अमाउंट बच रहा था कंपनी का, उससे क्या हुआ कि जो पहले 1 करोड़ जो डेफिसिट था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया 2 करोड़ सरप्लस में। तो आप खुद इमेजिन करिए कि इन्होंने कंपनी का जो पैसा है वो कितना ज्यादा सेव कर दिया होगा। नाउ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो इसमें यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है, या इंपॉर्टेंट आप बोल लीजिए जो टॉपिक है, वो है मैकॉलेस मिनट। और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इट समहाउ इज लैंडमार्क स्टेप इन टर्म्स ऑफ
whenever we talk about the educational reforms, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए that in the year 1835 Macaulay Minute came into picture and the concept was making the English the medium of instruction. Certainly we all knew from the bottom that Britishers always promoted the instruction English as a medium of education, ठीक है? उनको हमेशा ये चाहिए था कि भाई इंग्लिश को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, और यहां मैकॉले मिनट के चलते उन्होंने जो इंग्लिश को है वो एक डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंग्लिश रिप्लेस्ड पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ हायर कोर्ट्स. तो जो कोर्ट्स थी उनमें भी जब जो पहले पर्शियन चलती थी उसमें अब इंग्लिश जो है वो चला करेगी. वो भी जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था. इसके अलावा इन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करी इन द ईयर 1835. उसके बाद इट वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, जो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज था, इट वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन एशिया. एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज था एंड वाज द फर्स्ट टू फोकस ऑन अ करिकुलम एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस पे काम करने वाला ये जो है कैलकाटा मेडिकल कॉलेज पहला कॉलेज था. नाउ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. तो जुडिशियल में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है. इन्होंने काफी बाइफिकेशन भी क्रिएट किया था, और उसके अलावा जो है अगर आप देखो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इन्होंने काफी लेकर आए थे. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की जो है वो सैलरीज डिडक्ट करी थी काफी ज्यादा. उनको अगर लग रहा था कि किसी एम्प्लॉय को, चाहे वो ब्रिटिश का ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा अगर उनकी सैलरीज हैं, उनको उतनी नीड नहीं है, उनको नीड से ज्यादा सैलरी दी जा रही है, तो वहां इन्होंने कॉस्ट कट की. फिर उसके अलावा जो जिसको आप ट्रैवल अलाउंस अभी बोलते हो, उस टाइम पे जो है वो जो भत्ता बोला जाता था उसको भी जो है वो इन्होंने कम किया. सर्टेनली उससे फायदा जो है वो EIC को ही हुआ था, ब्रिटिश कंपनी को ही हुआ था. So Bentinck introduced reforms to reduce judicial delays and corruption. He abolished the dual legal system that separated European and Indian cases and increased transparency. So this is the judicial reform. And if we talk about the economic or administrative reforms, he reduced government expenditure. Bentinck decreased the salaries of British officials and reduced the size of the army. To improve the financial position of the company, Bentinck cut the allowance of the employees and appointed Indians at possible post. तो ये कोशिश करते थे कि भाई हम इंडियंस को, भारतीयों को कैसे जो है वो इन पोस्ट पे रखें, क्योंकि सर्टेनली अकॉर्डिंग टू देम जो है वो इंडियंस को उस टाइम पे काम की जरूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी पोस्ट थी, ज्यादा जो इकोनॉमिकली वायबल पोस्ट थी, वो तो यूरोपियंस ने ही लेकर रखी थी, ब्रिटिशर्स ने ही जो है वो कब्जा के रखी थी. तो इंडियंस के लिए काफी कम चीजें बचती थी. तो ऑब्वियसली इनका मानना था कि इंडियंस जो है वो कम सैलरीज पे काम कर लेंगे, इसलिए ये सोचते थे कि इंडियंस को जो है वो हम पोस्ट दें जिससे हमारा खर्चा भी बचे और काम भी हो जाए. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट act which came under his tenure is the Charter Act of 1833, commonly known as the Centralization Act, because this act declared the centralization, it legalized the British colonialism in India. और इसने जो है वो ब्रिटिश को काफी पावर दे दी. सर्टेनली EIC की पावर्स जो है वो रिड्यूस कर दी गई थी, और EIC का जो ट्रेड मोनोपोली है उनको टी और आई थिंक टी एंड सर्टेनली ट्रेड वाया trade except for tea and trade with China was ended. Yeah. So tea के लिए जो है वो उनकी ट्रेडिंग काफी कम कर दी गई थी. सिर्फ टी के लिए उनको परमिशन दी गई थी. उसके अलावा उनकी जो मोनोपोली है वो बिल्कुल ही रद्द कर दी गई थी. So the Governor General of Bengal became the Governor General of India and exclusive legislative powers. The activities of EIC as a commercial body came to an end. The company purely became an administrative body. तो उसके अब जो है वो इरादे सारे खत्म कर दिए गए थे इस एक्ट के तहत, और वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनके रह गई थी. द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड एक्सेप्ट फॉर टी, यस ओनली टी, एंड ट्रेड विद चाइना वाज एंडेड. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टी के लिए ही उनको जो है वो परमिशन दी गई थी कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अलावा उनको परमिशन नहीं थी. द एक्ट परमिटेड द इंग्लिश टू सेटल फ्रीली इन इंडिया. इट इफेक्टिवली लीगलाइज्ड ब्रिटिश colonialization of India. तो यहां से शुरुआत होती है सेंट्रलाइजेशन की, ब्रिटिश एक्सपेंशन की, और लेटर ऑन आप देखते हो कि ये जो एक्ट है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ था अगर हम ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने पैर जो हैं वो पसारे थे इंडिया में. नाउ टाइम टू आंसर. सो आपने अभी टॉपिक देखा है, टॉपिक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है
जो आपको आंसर करना है। अगर आपने सेशन पूरे अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से सुना है, बहुत ज्यादा आपने केयरफुली सेशन को सुना है, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक एज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? क्या ऐसी चीजें थी? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, डिड नॉट लिखा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। Second is opium trade was regularized, licensed and duty paid. Third is he established the first medical college in Calcutta. Fourth is he was famous for the social reforms such as abolition of sati with the help of RRR, Raja Ram Mohan Roy. So select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 4 only, B 1 only, C 3 and 4 only, D 1, 2 and 3. So please guys do answer in the comment section and later on आपको comments में भी इसके सही आंसर का पता लग जाएगा. Thank you for watching my session and stay tuned for further more videos related to static series of Governor General. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.